हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम अपने पहले टॉपिक के साथ दैट इज़ चार्ज। देखिए, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या होता है चार्ज? चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और एनी बॉडी। यानी कि किसी भी तरह का कोई मैटर है, मास वाले बॉडी है, ठीक है, तो उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। यानी कि अगर कोई बॉडी है, कोई मैटर है, कोई मास है, इफ़ इट एग्जिस्ट, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर होगा, ठीक है। अब चार्ज पे आगे बात करते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग बात करते हैं। चार्ज का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है दैट चार्ज इज़ ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट and similar charges repel each other. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर दो अलग अलग काइंड ऑफ चार्जेस हैं तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, मैंने अभी बताया प्लस होता है और माइनस होता है। अगर एक प्लस है, एक माइनस है, वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे। सिमिलर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भेजेंगे। दिस इज़ रिपल्शन। तो हम लोगों ने अभी दो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ देख ली चार्ज के बारे में। अब हम लोग आते हैं चार्ज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जो इसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हालांकि ये क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है दैट चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर अपीयर होता है तो इट अपीयर्स इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कहता है कि Q से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, ठीक है। ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को? Q से। ये कहता है कि Q इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल यानी कि n इंटू ई, ठीक है। और हम लोग इसमें आगे में प्लस माइनस का सिंबल भी लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट कि ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना चार्ज होगा, ठीक है। प्लस और माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है? प्लस चार्ज तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा और माइनस चार्ज तब होगा जब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चार्ज के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट होता है, एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम्ब। चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। इसे हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तीन प्रॉपर्टीज़ देख ली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड द थर्ड वन दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसका मतलब क्या है? दैट चार्जेस अपीयर ऑन एनी बॉडी in the form of integral multiple of charge on an electron। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको लिख देते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कोई भी बॉडी है, अब इसका सिग्निफिकेंस मैं एक बार के लिए समझा देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि मैंने बताया कि हर बॉडी पे चार्ज होता है, लेकिन नॉर्मली तो सारे बॉडीज़ न्यूट्रल होते हैं, किसी पे कोई चार्ज दिखता नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ नॉर्मल बॉडीज़ न्यूट्रल क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बॉडी विथ ज़ीरो चार्ज, या इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है दैट इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है एंड इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। कभी भी अगर किसी बॉडी पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल।
न्यूट्रली चार्ज, यानी इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव किससे होता है चार्ज, प्रोटॉन से होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो अगर किसी भी बॉडी पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल हो तो उनका चार्ज क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज सेम होता है, दोनों पे सेम चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस वजह से कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उस पर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव। अब सिंपल सी बात है, अगर इसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव है, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव है तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर इससे मैं एक नेगेटिव बाहर कर दूँ, एक नेगेटिव चार्ज बाहर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव अगर कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना। सपोज़ 10 पॉजिटिव थे एंड 10 नेगेटिव थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इसमें से हम लोग एक माइनस कर देते 9, अब पॉजिटिव कितने रह गए 10 और नेगेटिव कितने रह गए 9 रह गए। यानी कि अब कौन सा चार्ज ज़्यादा है आपके पास, अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इन दैट केस कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कुछ बेसिक्स थे चार्ज के, दैट चार्ज क्या होता है, क्या चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ है और किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे अपीयर होता है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी अपीयर्स ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम इट। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब वो ट्रांसफ़र आउटसाइड गोइंग हो सकता है या इनसाइड कमिंग हो सकता है। वो चार्ज बॉडी से बाहर जा रहा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा हो सकता है या इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और सवाल जो आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखिए ये क्लास 10th में इतने बेसिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन ही बाहर अंदर क्यों कर रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही या तो बाहर भी जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन, आखिर ऐसा क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, बाहर रिवॉल्विंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर में रिवॉल्विंग होते हैं और प्रोटॉन्स अंदर में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से हेल्ड है, इस वजह से प्रोटॉन्स का मूवमेंट अंदर बाहर नॉर्मली नहीं होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं या तो अंदर जाते हैं। इसलिए अगर आप में से किसी के मन में ये क्वेश्चन था कि प्रोटॉन्स भी बाहर जा सकते हैं क्या, तो प्रोटॉन्स बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बाहर या अंदर करते हैं। और उन्हीं के वजह से किसी भी बॉडी पे चार्जेस अपीयर होते हैं। तो एक लाइन में आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना के लिख लेंगे, दैट द चार्ज अपीयरिंग ऑन एनी बॉडी इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। ट्रांसफ़र माइट बी इनकमिंग, ट्रांसफ़र माइट बी आउटगोइंग। आई होप कि चार्ज से रिलेटेड ये बेसिक्स आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आते हैं अब हम लोग आगे की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर कैन फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज फॉर्म कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप देख सकते हैं कि ये 1 कूलम से कितना ज़्यादा छोटा है ये चार्ज, 10⁻⁻19 पावर का है, यानी कि 1 कूलम से ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा है यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 1 कूलम से बहुत ज़्यादा छोटा है तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिल के टोटल कितना बनेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल के 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था एक सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज़ Q = NE, जिसमें Q था टोटल चार्ज, N था नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड E था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें Q पता है कितना लेना है, टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम फॉर्म करना है, 1 कूलम चार्ज फॉर्म करना है ना। N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल के 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। N सिंपल तरीके से आप कर देंगे 1/1.6 ×
-19। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको n कितना मिल जाएगा, डिवीजन करने के बाद आपको मिल जाएगा 6.25 × 10⁻18। यानी कि इससे हमें समझ आता है दैट इफ़ 1 कूलम चार्ज हमें बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के 1 कूलम चार्ज बन पाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप सबको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, इसे हमें डिफाइन करना है। देखिए इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वी से दैट 1 कूलम इज़ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज़ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच exerts a force of, for example this is 1 coulomb charge, this is 1 coulomb of charge. This says that 1 coulomb of charge is that amount of charge which exerts a force of 9 × 10⁹ Newton when an equal charge is kept at a distance of 1 meter from it. क्या है डेफिनेशन इसका, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच exerts a force of 9 × 10⁹ Newton when kept at a distance of 1 meter from an equal charge। यानी कि 1 कूलम को जब आप 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे की दूरी पे रखेंगे तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा एक दूसरे पे, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो आप इस तरीके से 1 कूलम ऑफ चार्ज को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए और प्लीज़ इसे नोट डाउन करें। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच exerts a force of 9 × 10⁹ Newton when it is kept at a distance of 1 meter from an equal charge। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोगों ने चार्ज पढ़ा, चार्ज को डिस्कस किया, कूलम को डिस्कस किया, चार्ज से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया। क्यों डिस्कस किया, मैं अभी आपके लिए कॉन्सेप्ट रेडी कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, द बेसिक क्वेश्चन जब भी आप किसी चैप्टर का नाम सुनते हो तो ये आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली कोई अगर वायर है इसमें जो फ्लोइंग चार्ज है, दिस फ्लोइंग चार्ज इन दिस, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने क्या बोला, रेट, रेट मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है बाय टाइम। सो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड आई इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो का रेट, रेट मतलब बाय टाइम। सो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा बिल्कुल आप लोगों को। अभी हम लोगों ने देखा था कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम बाय सेकंड, दैट इज़ कूलम पर सेकंड। या इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या मोस्ट पॉपुलरली उसी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा यूनिट को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा यूनिट को, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट को हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो आप लिख सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। प्लीज़ रिमेंबर द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। So what is electricity? The rate of flow of charge is called electricity. What is the SI unit of electricity? 1 ampere, which is equal to 1 coulomb per second. I hope this is very much clear. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स का बहुत सिंपल मीनिंग आप लोगों ने शायद अर्लियर क्लासेस में भी कंडक्टर्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा, हीट के केस में। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के केस में पढ़ने वाले, बट बात वही सेम रहने वाली है। कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, सच सब्सटेंसेस विच अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट ईजिली, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल।
मेटल के नॉर्मली जो वायर्स होते हैं, जो कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए यूज़ होते हैं। आपके आसपास जो नॉर्मली वायर्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रन करता है, ठीक है, वो क्या होता है, कौन सा होता है, कॉपर वायर होता है। नॉर्मली एक मेटल होता है, दैट इज़ अ कंडक्टर, जिसके थ्रू आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसलिए उसे हमने उसमें इस्तेमाल किया है ताकि ईजिली कॉपर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। इंसुलेटर का मतलब है जस्ट इसके कॉन्ट्ररी होगा। कंडक्टर्स अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट ईजिली। Insulators are such substances which do not allow the passage of electric current through it easily. इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनके थ्रू चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, वो अपने थ्रू इजीली इसे पास नहीं होने देना चाहते हैं। सो सच सब्सटेंसेस which do not allow the passage of electric current through it easily are called insulators. इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल होंगे वुड, प्लास्टिक, नॉर्मली बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा से एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। बेस्ट एग्जांपल है आपका प्लग इन कॉर्ड। जो प्लग होता है आपके पास, जो प्लग हम लोग लगाते हैं कहीं पे भी, फ़ैन का, टीवी का, सब में हमारे पास एक प्लग दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये प्लग में आप लोग देखोगे कि 3 कॉर्ड्स या किसी में 2 कॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है। ये जो पिन्स निकले हुए रहते हैं प्लग में, ठीक है, ये जो आप देखते हो कि पिन्स निकले हुए हैं, ये पिन्स नॉर्मली किस चीज़ के होते हैं? मेटल्स के। आप देखते होगे कि प्लग जो है आपका उससे ऐसे पिन्स 2-3 पिन निकले हुए, दैट इज़ ऑफ मेटल। क्यों ये मेटल का है? सो दैट इसके थ्रू जो वायर फ्लो कर रहा है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है वो इस पिन के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वही आप जानते हो कि इसके पीछे का ये जो पार्ट है वो नॉर्मली क्या होता है? प्लास्टिक या फाइबर का, जिसे हम पकड़ते हैं, जिस पार्ट को, पीछे के पार्ट को हम पकड़ते हैं, वो क्या होता है? नॉर्मली प्लास्टिक या फाइबर का होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इसमें? अगर हम लोग इसमें भी कंडक्टर रखें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। इंसुलेटर यहाँ पे इसलिए होता है सो दैट मेटल्स के थ्रू, इसके थ्रू अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाए, और पीछे अगर हम लोग इसे पकड़ के स्विच इन करते हैं तो हमें करंट भी ना लगे, किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इसलिए हम लोग सामने में पासेज के लिए कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं और पीछे इंसुलेटर। इससे बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं है। ये बेस्ट एग्जांपल, इसमें एक ही केस में कंडक्टर, इंसुलेटर हम लोगों ने दोनों साथ में एग्जांपल को यूज़ करके देख लिया। अब एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच जाता है, हम लोगों ने ये जान लिया ये कंडक्टर्स है, ये इंसुलेटर्स है, ये तो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो। लेकिन एक सवाल हमारे मन में उठता है, सारे बच्चे सोचते हैं कभी कभी, दैट आखिर ये ही कंडक्टर क्यों है और ये इंसुलेटर्स क्यों है? इसका क्या बेसिक रीज़न है? अब हम लोग थोड़े से डेप्थ में जाने वाले, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में आ गए, थोड़े से बेसिक्स को समझते हैं। कंडक्टर्स नॉर्मली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इंसुलेटर्स नॉर्मली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और इन दोनों में मेन फ़र्क क्या होता है, जिस रीज़न की वजह से ये कंडक्टर्स हैं, जिस रीज़न की वजह से ये इंसुलेटर्स हैं? जो मेन फ़र्क ये है दैट कंडक्टर्स जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में नॉर्मली होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में नॉर्मली क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, अगर ये मेटल का है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है कि मेटल्स में क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो टाइटली बॉन्ड नहीं है, जो ईजी टू मूवमेंट है, वो आसानी से मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के केस में आपको पता है, मेटल का अगर ये वायर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही इसमें हम लोग फ्लो करवाएंगे तो जो भी चार्ज है वो इजीली क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट ले लेगा, आसानी से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस वजह से मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली सारे कंडक्टर्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर्स जो कि नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं, इनके केस में क्या होता है? इनमें नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस नहीं होता, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते। अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो जब हम लोग इनके थ्रू चार्ज को फ्लो करवाना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा हम लोगों को। इस वजह से इंसुलेटर्स जो नॉर्मली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। एंड कंडक्टर्स नॉर्मली मेटल्स क्यों होते हैं?
आप सिंपल लिखोगे, अगर कि कोई आपसे पूछ दे वाई डज इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पासिस थ्रू कंडक्टर्स, तो एक लाइन में आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। क्यों कंडक्टर्स को कंडक्टर कौन सा बात बनाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग साफ साफ एक लाइन में लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, ऑल्दो ये है कुछ भी नहीं, पर शायद क्लास 10th के लेवल पे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी इसमें आती है, तो मैं इसे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो में, तभी आपको ये समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चार्ज से रिलेटेड समझना होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी कोई भी चार्ज अगर होता है, फॉर एग्जांपल ये एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, उसके आसपास एक स्फीयर होता है, जिसमें इसका इफ़ेक्ट फील होता है। इस चार्ज की वजह से कुछ इफ़ेक्ट या कुछ फोर्स इसके आसपास फील होता है। दैट स्फीयर, दैट स्पेस अराउंड इट, वो किसी भी चार्ज के आसपास का वो जगह, वो स्फीयर, वो स्पेस जहाँ पे आपको उसका इफ़ेक्ट या इसके वजह से कोई फोर्स फील हो, दैट स्पेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज हो, उसके आसपास का जो स्पेस जिसमें इसके वजह से कोई फोर्स फील हो, दैट स्पेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और हमने जाना था कि दो चार्ज या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं, यानी उनके आसपास कुछ तो फोर्स उनके वजह से लगता है ना, इसी वजह से तो या तो आपस में अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं ज़रा, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको जाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा चार्ज है, एक कोई स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बहुत कम चार्ज है इसमें। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है और फोर्स भी ऑब्वियसली कम होगा। ये किसी बड़े चार्ज का बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से अपने एक रिक्वायर्ड पॉइंट पे लाना है, ए पॉइंट पे लाना है, तो आपको पता है क्योंकि ये एक बड़े चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, कैसा भी। तो अगर हमें इस चार्ज को इस जगह से खींच के इस पॉइंट पे लाना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें कुछ फोर्स लगाना होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कुछ फोर्स हमें लगाना होगा। और अगर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं, इफ़ वी अप्लाई सम फोर्स एंड देयर इज़ सम डिस्प्लेसमेंट, तो आपको याद होगा क्लास 9 पे आपने पढ़ा था कि इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ वर्क डन। ठीक है, इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ वर्क डन। तो सपोज़ हम लोग किसी एक फोर्स लगा रहे हैं सो दैट इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से निकाल के कहाँ ले आए? पॉइंट ए पे ले आए। तो हम लोगों ने सपोज़ वो फोर्स लगाया और इसे पॉइंट ए पे हम लोग ले आए। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे आ गया, तो आपको पता है हम लोगों ने कुछ फोर्स लगाया था और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? कुछ वर्क डन हम लोगों ने किया है, कुछ वर्क हुआ है यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी वर्क डन पे बात करता है। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन। ध्यान से समझेंगे, इसी एग्जाम्पल से पूरा इसका डेफिनेशन जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से सुनेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट यानी कि पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी, हम लोग इसे इन्फिनिटी कंसिडर कर रहे हैं, टू दैट पॉइंट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज हो सकता है, दैट्स वाई इसे हम लोग पर यूनिट चार्ज लेते हैं जो भी है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये कैसे होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और डेफिनेशन आप कैसे देते हैं, आपने बुक में पढ़ा होगा, पर डेफिनेशन कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि ए पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, W/Q, यानी यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क हुआ है, ये जो वर्क हुआ है बाय जो भी ये चार्ज था, सपोज Q था, इफ़ इट इज़ Q तो W/Q। अब हम लोग देखते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होगा। हमें पता है वर्क का SI यूनिट क्या होता है, वर्क का SI यूनिट होता है जूल, और Q यानी चार्ज का SI यूनिट है कूलम, यानी कि ये क्या हो गया, जूल पर कूलम। इसे हम लोग यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम, या इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं फेमसली, और वो है वोल्ट। जूल पर कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जूल पर कूलम और वोल्ट। इज दैट क्लियर? चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद सिमिलर, बहुत सिमिलर टॉपिक पे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सा, इसमें बस एक माइनर सा डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। पॉइंट A का पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA, पॉइंट B का है VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें गिवन पॉइंट पता नहीं था, उसे हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इसमें ये पॉइंट हमें पता है, यही डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस सेज दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन खर्च होगा, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा। ऐसे हम लोग VAB कहते हैं, VA माइनस VB, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी वर्क डन होगा उसे हम लोग लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू वर्क डन बाय दैट चार्ज। और आपको दिख रहा है क्योंकि यूनिट्स दोनों के वैसे सेम है, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम और वोल्ट। तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के ही जो SI यूनिट्स होते हैं वो बिल्कुल भी सेम होते हैं, इसमें किसी भी तरह का चेंज, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने चार्ज के केस में देखा था कि हम लोगों ने डिफाइन 1 कूलम किया था, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कर दिया था। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 1 वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, अभी आप लोगों ने देखा, अगर हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू W/Q है, ठीक है। तो अगर 1 वोल्ट कर दे, इधर 1 कर दे, तो इधर भी क्या रखना होगा, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो डेफिनेशन आपका इसी से निकल जाएगा दैट 1 वोल्ट इज़ दैट अमाउंट ऑफ वर्क, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 coulomb of charge is made to move from one point to another, ठीक है। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 वोल्ट इज़ दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। 1 वोल्ट इज़ दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 coulomb of charge is moved from one point to another, that's it। इसे हम लोग अगर डिटेल में अच्छे से लिखना चाहें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 वोल्ट is the electric potential या potential difference when 1 joule of energy is required to move 1 coulomb of charge from one point to another। Define 1 volt। अभी हम लोगों ने 1 coulomb को डिफाइन किया था, ठीक है। सिमिलरली हमें अब पूछा जा रहा है टू डिफाइन 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट क्या हो सकता है, हम लोगों ने अभी देखा था कि V इज इक्वल टू होता है
W/Q, है ना। V इक्वल टू W/Q होता है। अगर हमें ये 1 वोल्ट करना है, सपोज इस तरफ हम लोग लिख दे रहे हैं 1 वोल्ट, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 1 जूल बाय 1 कूलम। अगर इस तरफ हम लोग 1 वोल्ट करते हैं तो इस तरफ क्या होगा 1 जूल बाय 1 कूलम। तो अब इसी से हम लोग इस पूरे 1 वोल्ट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 पॉइंट्स A एंड B। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट ज़रूर कर लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यानी कि अगर 1 जूल वर्क डन होगा, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। एक लास्ट बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 वोल्ट is said to be the potential difference between 2 points when 1 joule of work is said to be done while bringing 1 coulomb of charge from 1 point to another. Simple. This is one of the most easiest topics of this chapter. Electric circuit. What is electric circuit? This is a very simple topic. Let's see. A conducting path, a closed conducting path through which electric current flows is called electric circuit. Simple. यानी कि एक ऐसा पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, ये जो फ्लो हो रहा है ये मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे हम लोग एलिमेंट्स दिखाते हैं। आप इसे लंबे तरीके से अगर और लिखना चाहते हो थोड़ा बड़ा करके तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक वायर्स, रेजिस्टेंस एंड स्विचेस। इसमें आप एक स्विच बना दो, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच बना दो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंडक्टिंग पाथ, इज़ अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ये वाला आप डेफिनेशन लिख लो। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, स्विच, सेल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। ठीक है। यानी कि एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसके थ्रू करंट लगातार फ्लो होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग नॉर्मली, जो इलेक्ट्रिक सर्किट ओरिजिनल होता है वो तो काफ़ी डिफरेंट होता है, उसे हम लोग कॉपी पे, अपने नोटबुक पे, कॉपी पे जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डायग्राम के थ्रू, दैट डायग्राम इज़ कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ये भी लोग पूछते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो सर्किट डायग्राम इज़ नथिंग बट simple, it is a diagram through which we represent the electric circuit through which the electric current is flowing. Circuit diagram क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम होता है which helps us to represent an electric circuit. अब सर्किट डायग्राम में खास बात क्या है? सर्किट डायग्राम में हमारे पास कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं, फिक्स्ड सिम्बल्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग हर बार सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ बेसिक अगर मैं सिम्बल्स की बात करूँ तो सबसे बेसिक सिंबल है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का है, ये है इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, ये है स्विच का, ठीक है, ये ऑफ में है और ये स्विच ऑन में है, ठीक है, सिंपल। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सेल है, ठीक है। अगर मैं इसका कलेक्शन कर दूँ एक साथ तो ये बैटरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रियोस्टैट है, ठीक है, अगर हम लोग इस पर एक लाइन बना दें ऐसा तो ये क्या हो जाएगा? रियोस्टैट हो जाएगा। रियोस्टैट क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रियोस्टैट का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस इन विच वी कैन वैरी द रेजिस्टेंस। जैसे ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये वैरिंग रेजिस्टेंस, ये वैरी करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बता दिया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, और सर्किट डायग्राम में जो हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स यूज़ करते हैं वो कुछ ये सब सिंबल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिंबल अक्सर यूज़ होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। आप लोग को ये सारे सिंबल्स बुक में मिल जाएंगे तो इसका यहाँ खास बताने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है। हम लोग यहाँ पे मेजरली कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ
कि इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम और ये सारे टॉपिक्स मैंने जो आज आपको पढ़ाए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, आपको अच्छा लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।